देखो यहाँ पे दिया है, पहले हम लोग डेज वाला कैलकुलेशन का सम करेंगे और उसके बाद हम लोग वो इंडिया में टैक्स देगा कि नहीं देगा, वो तीनों आदमी उस पर बात करेंगे। देखो, एक्स लिमिटेड लेफ्ट इंडिया ऑन 13/10/2003। आफ्टर दैट ही केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन May 2, 2018 इन लेफ्ट इंडिया। अब दो केस दिए हैं, एक आदमी है वो इंडिया में आया था, इंडिया छोड़ के गया था 13 अक्टूबर 2003 को, वो इंडिया में वापस आया मई 2018 को। फिर अगर इंडिया वो जून 25 को छोड़ के जाता है या फिर दिसंबर 1 को छोड़ के जाता है, दो अलग अलग केस, तो बताओ वो इंडियन रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा। मयंक तुम एक रूल सुन लो पहले एक लाइन में, क्योंकि रूल जाने बिना तुम्हारा काम होगा नहीं, वीडियो तुम बाद में देख पाओगे। एक आदमी इंडियन रेसिडेंट मयंक तभी कहलाएगा जब वो प्रीवियस ईयर में 182 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में रहा है, या फिर एक और कंडीशन है वो उसको अगर सेटिस्फाई कर दे तो भी वो इंडियन रेसिडेंट हो सकता है। अगर वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीवियस के 4 प्रीवियस ईयर मिला के 365 डेज रहे तो भी वो इंडियन साबित हो सकता है। मतलब या तो प्रीवियस ईयर में 182 रह के अपने आप को रेसिडेंट साबित कर दे, या प्रीवियस ईयर में 60 दिन और प्रीवियस के 4 प्रीवियस ईयर मिला के 365 दिन, इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई कर दे, या 182 या 60 + 365, तो वो रेसिडेंट साबित हो जाएगा इंडिया में। मयंक, हम लोग लास्ट क्लास में ये एक इंपॉर्टेंट बात पढ़े थे। ठीक है सर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात मयंक पढ़े थे, 3 लोग हैं मयंक जिन लोगों के लिए पहला ही क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला उन लोगों को अवेलेबल नहीं है। मतलब 60 + 365 उन लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 182 डेज वाला है। वो 3 लोग कौन है? अगर कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसके लिए सिर्फ 182 डेज वाला क्राइटेरिया है। अगर कोई इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, फ्लाइट या फिर शिप का क्रू मेंबर है, और वो आता जाता है फ्लाइट या शिप के साथ, तो उसके लिए भी पहला ही कंडीशन एप्लीकेबल है केवल। और तीसरा कौन? कोई इंडियन ओरिजिन का आदमी, मतलब जिसके दादा तक इंडिया में पैदा हुए थे लेकिन वो फॉरेन में पैदा हुआ और अब इंडिया घूमने आए हैं, तो वो भी अगर 182 डेज इंडिया में रह जाता है प्रीवियस ईयर में तो रेसिडेंट होगा, वरना नहीं। तो इन 3 लोगों के लिए सिर्फ 182 डेज वाला क्राइटेरिया है और बाकी लोगों के लिए दोनों में से कोई भी एक साबित करने वाला क्राइटेरिया है। ठीक है मयंक? ठीक है सर। अब आता है मयंक, तुम एक बात मान लो, इन दोनों में से कुछ भी सेटिस्फाई करके तुम इंडियन साबित हो गए, रेसिडेंट इंडियन कहला गए, यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी, मतलब पक्का इंडियन है कि कच्चा इंडियन, ऐसे याद कर ले। ऑर्डिनरी को हम लोग पक्का इंडियन की तरह याद करते हैं, ऐसा कोई लैंग्वेज है नहीं, ये हम लोगों का सेल्फ क्रिएटेड है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब पक्का इंडियन, नॉट सो ऑर्डिनरी मतलब कच्चा इंडियन। ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन कहलाएगा? जो आदमी पिछला 10 में से 2 साल इंडियन रेसिडेंट साबित हुआ हो एंड पिछला 7 साल में 730 दिन इंडिया में रह के गया। प्रीवियस 10 ईयर्स में कोई 2 ईयर में रेसिडेंट साबित हो एंड, मतलब दोनों साबित होना पड़ेगा, पिछला 7 साल में 730 दिन इंडिया में रह के गया हो मयंक, तो वो आदमी ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा, मतलब पक्का इंडियन, और नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी मतलब कच्चा इंडियन। ठीक है? ये हम लोग इन्हीं कंडीशन पे सम्स करने वाले हैं, अब समझ में आ जाएगा तुमको फटाफट। तो पहला बात, ये आदमी इंडिया वापस कब आया है? तो 2003 में छोड़ के गया, हमको उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? हमको सॉल्व करना है असेसमेंट ईयर 1920 के लिए, मतलब प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए। नहीं होगा सर, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग अब देखते हैं, वो मई 2018 को इंडिया में आया, फर्स्ट टाइम इंडिया में आया। अब अगर हम लोग पहला केस पकड़े, वो जून 25 को इंडिया छोड़ दिया, तो क्या वो इंडियन रेसिडेंट साबित होगा? देखते हैं। अप्रैल में वो इंडिया में था नहीं, अच्छा जिस दिन इंडिया में आया, जिस दिन इंडिया छोड़ा, उन दोनों डेज को काउंट करेंगे कैलकुलेशन करते वक्त। जिस दिन इंडिया में आया, जिस दिन इंडिया छोड़ा, वो डे भी हम इंडिया में ही मानेंगे उसका। तो वो मई 2 को आया, मतलब मई में कितना दिन रहा वो इंडिया में? 2 से लेके गिनना चालू करोगे, 2, 3, 4 करके 31 तक, यानी 30 दिन इंडिया में रहा वो। और इंडिया छोड़ के कब गया वो? जून 25 को, तो वो 25 दिन जून में रहा इंडिया में। उसके बाद वो पूरा साल 18-19 में इंडिया में नहीं रहा। तो इंडिया में कितना दिन रहा 18-19 में? प्रीवियस ईयर 18-19 में वो इंडिया में कितना दिन रहा? 55 दिन, 55 डेज। क्या वो 182 डेज वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं? नो सर। नहीं। क्या वो 60 + 365 वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं सर। नहीं। तो यानी वो इंडियन रेसिडेंट नहीं है।
ही इज NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन। अब अगर वो दिसंबर 1 को इंडिया छोड़ के जाता तो क्या होता, देखते हैं ये भी सम। मई में 30 दिन रहा, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 1 दिन, क्योंकि 1 दिसंबर को वो इंडिया छोड़ा है। तो हम बोले थे जिस दिन वो इंडिया छोड़ेगा उसको भी गिनेंगे। तो दिसंबर में 1 दिन वो इंडिया में रहा, तो टोटल वो कितना दिन इंडिया में रहा? 214, 214 दिन वो इंडिया में रहा। तो क्या वो 182 डेज वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। यस। तो दूसरा देखने का तो जरूरत ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि कोई एक साबित करती तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। तो दूसरा 60 + 65 उसको देखने का दरकार नहीं है, तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो बन गया। अब क्या वो पक्का इंडियन है कि कच्चा इंडियन है, ये कैसे साबित होगा? पिछले 10 में से 2 साल वो इंडियन रेसिडेंट साबित हुआ हो एंड 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहा हो। भाई वो तो 2003 में इंडिया छोड़ के गया, तो 2018 में वापस आया है, तो पिछला 15 साल इंडिया में नहीं रहा एक भी दिन। तो न वो 10 में से 2 साल इंडियन रेसिडेंट साबित होगा, न वो पिछला 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहा होगा। तो वो क्या है? वो रेसिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। पहला वाला केस में हम देखा ही नहीं नॉट ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, क्यों? अरे भैया रेसिडेंट ही साबित ही नहीं हुआ तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का बात ही क्यों आएगा सर? लेकिन दूसरा केस में वो रेसिडेंट साबित हो गया, इसलिए हमको चेक करना पड़ा वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या किया लो, ऐसे ही आपको एग्जाम में बॉक्स बनाना होगा, डेज लिखना होगा और फिर नीचे नोट की तरह लिखना पड़ेगा। नोट क्या है आपका? X resides in India for 214 days in previous year 18-19। आपका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा एग्जाम में? कम ऑन, आप लोगों का एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1920। आप लोगों का प्रीवियस ईयर सब में 1920 देगा आप लोग को। हाँ। और आपका असेसमेंट ईयर 2021 कहलाएगा, है ना? यस सर। चलो ठीक है। फिर सर 2021 भी प्रीवियस ईयर हो जाएगा। वो आपके लिए नहीं होगा। आप जब एग्जाम दोगे सेमिस्टर 4 का, तब आपके लिए प्रीवियस ईयर 1920 होगा और असेसमेंट ईयर 2021 होगा आपके सिलेबस। तो वो आप यहाँ पे 18-19 का ये सम था, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 18-19 में रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ। अब देखो क्या लिखा, एज इट डिड नॉट रिसाइड इंडिया इन एनी ऑफ द नंबर ऑफ डेज सिंस 13-10-2003 that is more than last 10 years, therefore does not satisfy condition section 6(6) and his result he is a resident but not ordinary resident। आपको सेक्शन नंबर नहीं याद रहे मत लिखना। नेक्स्ट सम करें, ये सम क्लियर है? कोई का डाउट हो तो बोल सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ेगा। नो डाउट। चलो ये अब मस्त सम है। मिस्टर एक्स एज 19 years left India for the first time on May 31st 2018। मई 31, 2018 को पहली बार इंडिया छोड़ के गए। उसके पहले कभी इंडिया के बाहर गया नहीं था, 19 साल का एज है उसका। डिसाइड हिज रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन, ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अगर वो इंडिया जॉब के लिए छोड़ के गया तो, और अगर वो इंडिया सिर्फ घूमने के लिए इंडिया छोड़ के गया तो। अगर वो जॉब के लिए छोड़ के गया, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया अवेलेबल है? खाली 182 डेज वाला। एक्सेप्शन बताए थे ना अभी 3, कि अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडियन क्रू शिप का मेंबर बन के, या वो इंडियन ओरिजिन का आदमी है, पैदा फॉरेन में, वो आप इंडिया घूमने आए, तो ये 3 लोगों के लिए सिर्फ 182 डेज वाला क्राइटेरिया है। और अगर ये एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो 182 डेज वाला क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। तो इंडिया कब छोड़ा? वो 31 मई को, मतलब अप्रैल का 30 दिन वो पूरा इंडिया में रहा और मई का भी पूरा 31 दिन इंडिया में रहा, और उसके बाद इंडिया छोड़ दिया। तो प्रीवियस ईयर में वो कितना दिन इंडिया में रहा? 61। तो जब एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए वो इंडिया छोड़ा तो क्या वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा? सर नहीं कहलाएगा, क्योंकि हालांकि 60 दिन से ज्यादा रहा, लेकिन वो वाला कंडीशन तो इसके लिए है ही नहीं। के केस में तो सर सिर्फ 182 लगेगा। हाँ, तो वो है ही नहीं मतलब। लेकिन अच्छा, सेकंड केस क्या बोला? ही लेफ्ट इंडिया ऑन वर्ल्ड टूर। अगर वो इंडिया से छोड़ के गया घूमने के लिए, तब फिर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करने से वो रेसिडेंट हो जाएगा। तो यानी वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा इंडिया में, एंड
उसके पिछले 4 प्रीवियस ईयर मिला के 365 दिन रहा है क्या वो इंडिया में? रहा बिल्कुल होगा सर। सर आराम से। हाँ, क्योंकि तो कभी इंडिया इसके पहले छोड़ के ही नहीं गया। वो तो पहली बार इंडिया छोड़ के गया 2018 में, मतलब 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, हर साल वो 365 रहा सर। आप क्या बात करते हो टोटल 365 का? वो तो हर साल 365 दिन इंडिया में रहा। सो ही इज ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सेकेंड केस में ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। देखो आंसर कैसे लिखा, पहले वो डेज वाला कॉलम बना दिया, फिर क्या लिखा देखो पहला केस के लिए, सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज condition of section 6 shall not applicable on such SSC. He will be treated as resident of India if only he reside in India at least 182 days or more. Here Mr. X is a non-resident of India for the previous year 18-19. लेकिन सेकंड केस में मतलब वर्ल्ड टूर के केस में, since he left India for world tour, he is not an exception. Section 6 will make him resident in India for previous year 18-19 as he satisfies second condition. He is residing in India. Further, he also satisfied dual condition of section 6(6) since he left India for the first time. Therefore, he is an ordinary resident for previous year 18-19. क्लियर है? नेक्स्ट सब में जाते हैं। X came in India for first time on April 16. पहली बार इंडिया आया अप्रैल 16 को 2018 में, एंड लेफ्ट इंडिया ऑन December 13. फिर इंडिया छोड़ के चला गया दिसंबर 13 को। During his stay in India, he was in Delhi on up to 30th June and thereafter in Mumbai. इस बात से फर्क पड़ता है क्या वो दिल्ली कितना दिन रहा, मुंबई कितना दिन रहा? नहीं सर, वो इंडियन टेरिटरी में तो था ही। बस इंडिया में वो कहीं पे भी रहा, चाहे जमीन के नीचे चाहे जमीन के ऊपर, इट डजंट मैटर टू अस। सो डिटरमाइन हिज एसेंशियल स्टेटस। तो देखो क्या किया, प्रीवियस ईयर 18-19 लिखा। वो पहली बार कब इंडिया में आया? अप्रैल 16 को। तो अप्रैल का 16 तारीख से गिनना चालू करेंगे, तो 16 से 30 यानी 15 दिन वो इंडिया में रहा अप्रैल का। मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, फिर दिसंबर 13 को इंडिया छोड़ दिया। तो दिसंबर का वो 13 दिन इंडिया में रहा, मतलब वो टोटल 242 डेज इंडिया में रहा। तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। हाँ सर। हाँ, और ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी? नॉट ऑर्डिनरी सर। हाँ, क्योंकि पहली बार इंडिया में आया 2018 में, तो उसके बाद पहले बार कभी जिंदगी में इंडिया आया ही नहीं। तो पिछला 10 साल में वो 2 साल इंडियन रेसिडेंट नहीं रहा होगा, और पिछला 7 साल में वो 730 दिन भी इंडिया में नहीं रहा होगा। तो छोड़ो इसको, इज अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये वाला क्वेश्चन मस्त है, इसमें मतलब अच्छा एक ट्विस्ट घुमाया है, पकड़ने लायक बात है। एक्स केम इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन जुलाई 24, 2014। पहली बार वो जुलाई 2014 में इंडिया आया था, 2014। दिसंबर 15 तक वो इंडिया में भी रहा, 25 दिसंबर को फिर वो इंडिया छोड़ दिया 2015 में। तो 2014 का जुलाई 24 को आया था और दिसंबर 25 2015 को वो इंडिया छोड़ दिया था। अगेन ही केम टू इंडिया ऑन अगस्त 5, 2018। अब तुम्हारा प्रीवियस ईयर में वो फिर इंडिया आया। तुम्हारा प्रीवियस ईयर इस सम के लिए 2018-19 है, तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर में वो फिर से इंडिया में आया अगस्त 5 को फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए वो इंडिया आया है, एंड लेफ्ट इंडिया ऑन नवंबर 25। और फिर 25 नवंबर 2018 को वो इंडिया छोड़ दिया परमानेंटली, हमेशा के लिए, मतलब उसके बाद कभी इंडिया नहीं आया। तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ, अगर वो फॉरेन सिटीजन है तो, और अगर वो इंडियन सिटीजन है तो देखो पहले हम डेज कैलकुलेशन कर लेते हैं। मेरे को 2018-19 को देखना है पहले, तो देखो प्रीवियस ईयर 18-19 लिखा। इंडिया में कब आया? 5 अगस्त को। तो अगस्त का 5 से गिनना चालू करो, यानी अगस्त का 4 दिन माइनस कर दो। 31 का होता है अगस्त, 4 दिन माइनस कर दो, तो 27 दिन वो अगस्त में इंडिया में रहा। सितंबर का 30 दिन वो इंडिया में रहा, अक्टूबर का 31 दिन, फिर 25 नवंबर को इंडिया छोड़ दिया, मतलब नवंबर का 25 दिन भी वो इंडिया में रहा। तो प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितना दिन रहा? 113 दिन। अब हमको एक बात बताओ, वो फॉरेन सिटीजन है, या अगर वो फॉरेन सिटीजन है और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आया है, तो उसके लिए सिर्फ पहला कंडीशन है कि दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई करने से वो रेसिडेंट हो जाएगा। नहीं सर, पहला लगेगा। अच्छा ठीक है। जयदीप, क्या सर? इंडिया में वो 113 दिन में रहा जयदीप, हाँ सर। और वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया आए हैं। हाँ सर। तो बोलो वो मतलब उसके लिए दोनों कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई करने से वो रेसिडेंट हो जाएगा,
कि सिर्फ पहला कंडीशन सेटिस्फाई करने से वो नहीं रेसिडेंट सर 182 ही उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। रिया प्रिया सर एक कंडीशन। सिर्फ 182 वाला। सर आप लोग सब गलती कर गए। कारण हम बताते हैं। हम लोग रूल में क्या पढ़े थे कल? मयंक मिस्टेक कर सकते हैं क्योंकि मयंक को रूल हम शॉर्टकट में बोला। आप लोग कल रूल सुने थे, हम बोले ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। हम ये कहीं नहीं बोले थे केम इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। सर एक सेकंड, तब उसमें इसका फोर फादर्स तो इंडियन ही होगा। उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता मयंक। मेरा पहला सीधा क्वेश्चन था, उसका फोरफादर इंडियन है कि नहीं वो कहीं नहीं लिखा है। इंडियन सिटीजन है फॉरेन सिटीजन है ये बोला है। सिटीजन होना अलग बात है मयंक, और उसके फोरफादर्स इंडियन होने अलग बात है। तुम्हारे फोरफादर इंडियन है लेकिन तुम कभी जिंदगी में इंडिया करने, तुम्हारा सिटीजन कैसे साबित होता है मयंक एक आदमी? सिटीजन कैसे होता है मयंक एक आदमी? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक अगर वो इस कंट्री में रहे। नहीं, कभी नहीं। सिटीजन साबित होने के लिए तुम्हारा आधार, वोटर, पैन कार्ड इंडिया का होना चाहिए। नेशनलिटी में रहने से कोई फर्क पड़ता है क्या मयंक? नहीं सर सॉरी। मित्तल है ना, मित्तल, भारती मित्तल एयरटेल कंपनी का, हम्म, वो इंडियन सिटीजन है लेकिन इंडिया में रहता नहीं है। वो तो इंडिया कभी कभार आता है। तो क्या हम बोले भारती मित्तल इंडियन नहीं है? नहीं सर, अगर उसके पास पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड जो है, पासपोर्ट वो में तो लिखा आना चाहिए वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं है, दैट्स इट, है ना। पासपोर्ट में अगर लिख दिया तुम इंडियन सिटीजन हो तो तुम इंडियन सिटीजन हो। पासपोर्ट में अगर लिख दिया तो, जैसे अक्षय कुमार का पासपोर्ट में क्या लिखा मालूम है? ही सिटीजन ऑफ कनाडा। तो रहता तो हमेशा इंडिया में ही है लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं है क्योंकि उसके पासपोर्ट में लिखा है सिटीजन ऑफ कनाडा और वो उसको चेंज नहीं करवाया। तो लॉजिक देख रहे हो? सिटीजन अलग बात है, रेसिडेंट अलग बात है। अब हम क्या बोलते हैं, मेरे को चैप्टर टैक्स में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इज इंडियन सिटीजन और नॉट, आई डोंट केयर फॉर इट इन टैक्सेशन सिस्टम। हमको सिर्फ इतने से मतलब है वो इंडियन रेसिडेंट है कि नहीं। ठीक है, मेरा ये बात सबके क्लियर है एकदम? कोई डाउट है तो बोलो। हमको ये जस्टिफाई करना है वो आदमी इंडियन रेसिडेंट है कि नहीं। हमको ये कभी जस्टिफाई नहीं करना है वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं। इट डजंट बॉदर टू मी एट ऑल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बात क्या बोला, वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया आया है और हम लोग एक्सेप्शन का रूल क्या पढ़े थे, लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, है ना। तो ये बात हमेशा दिमाग में सेट रखना। इंडिया छोड़ के गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके लिए एक्सेप्शनल्स वाला बात है। जो इंडिया में आया है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, इट डजंट मैटर टू अस वेदर ही इज व्हाट फॉर पर्पस ही इज लिविंग इंडिया। तो यानी वो उसके लिए दोनों कंडीशन एप्लीकेबल है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। यानी वो 182 डेज रह नहीं रहे, 60 दिन प्लस 365 रहे तो भी वो इंडियन कहला जाएगा। तो आइए चेक करते हैं उसका सेकंड कंडीशन मीट हो रहा है क्या। प्रीवियस ईयर में वो कितना दिन रहा इंडिया में, 113 दिन। चलिए सर 60 से तो ज्यादा है। अब चेक कीजिए प्रीवियस के 4 मिला के वो 365 है क्या? अगर नहीं है तो हम लोग उसको इंडियन नहीं बोलेंगे। देख लेते हैं, चलो 18-19 मेरा प्रीवियस ईयर है, उसके पहले आता है 17-18, 16-17, 15-16, 14-15। 16-17, 17-18 में तो वो इंडिया में रहा ही नहीं क्योंकि वो 2014 में एक बार इंडिया आया था और 2015 में इंडिया छोड़ा था। उसके बाद डायरेक्ट 2018 में आए। तो देखो 2014 में वो इंडिया कब आया था, जुलाई 24 को, पहली बार जिंदगी में जुलाई 24 को वो इंडिया में आया था। तो जुलाई में वो कितना दिन रहा इंडिया में, 8 दिन। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 दिन वो जुलाई में इंडिया में रहा 2014-15 में। अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, 28 फरवरी, मार्च 31, 251 दिन इंडिया में रहा, 251 डेज। फिर 2015 में वो इंडिया में था क्या? हाँ सर, 25 दिसंबर 2015 तक वो इंडिया में रहा था। यानी वो अप्रैल का 30, 15-16 में अप्रैल का 30, मार्च का 31, ऐसे करते करते दिसंबर का 25 तारीख तक इंडिया में था। यानी 2015-16 में वो 269 डेज इंडिया में रहा। तो 269 प्लस 251 कितना हुआ, 9 इधर 0 एक कैरी, 6 6 12 का 2 एक कैरी,
दो दो चार एक 5, 520, 520 दिन वो इंडिया में रहा है 2015, 16, 14, 15 मिला के। हमको क्या देखना है, पिछला 4 साल में 365 दिन, ज़्यादा रहा उससे, 520 डेज वो इंडिया में रहा है, यानी 113 दिन, यानी प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन रहा और प्रीवियस के 4 प्रीवियस मिला के वो 365 से ज़्यादा दिन इंडिया में रहा। तो हम उसको रेसिडेंट बोले कि एनआरआई बोले? हम बोलो। सर रेसिडेंट बोलेंगे। रेसिडेंट बोलेंगे। तो देखो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया मयंक तुम्हारा। अब ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी, सर ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी चेक करने का तरीका है, आप ये देखिए लास्ट 10 साल में वो कोई भी 2 साल रेसिडेंट साबित हुआ है क्या? हाँ सर हो रहा है। 14-15 में वो 182 डेज से ज़्यादा रहा है, 15-16 में भी वो 182 डेज से ज़्यादा रहा है, मतलब वो रेसिडेंट पहला क्राइटेरिया मीट कर रहा है। सेकंड क्या है, लास्ट 7 साल मिला के 730 दिन इंडिया में रहा है, यहाँ पर सर बीट हो गया आपका, 730 दिन वो इंडिया में नहीं रहा, 520 दिन रहा है वो इंडिया में, यानी वो एक मीट कर रहा है ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला कंडीशन, लेकिन दूसरा नहीं। और ऑर्डिनरी वाला कंडीशन ये दोनों के बीच में एंड है, मतलब दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो वो रेसिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सॉरी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ सर। और वो इंडियन सिटीजन है या फॉरेन सिटीजन है, इस बात से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा रूल क्या है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के गया हो, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया आया हो, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। एक और सम फटाफट। एक्स, अरे एक क्वेश्चन है सर। बोलो बोलो। सर अगर वो आया होता तो हम इसका नेशनलिटी पे फोकस करते? नहीं, आए तो है वो इंडिया में जॉब करने, ये तो बोल रहा है केम टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। ठीक से लाइन पढ़ो मयंक, देखो सेकंड लाइन पढ़ो। ही केम टू इंडिया ऑन August 5, 2018 फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। मयंक हमको आने से मेरा आदमी, मेरे देश का आदमी इंडिया छोड़ के जाए जॉब के लिए, बाहर जॉब करने के लिए, तो वो एक्सेप्शन में आएगा। बाहर का आदमी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आए, इंडिया में उसको टैक्सेबिलिटी में हम लेके आएंगे, हम उसको छोड़ नहीं सकते, हम उसको एक्सेप्शन में नहीं गिनेंगे। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स अ फॉरेन सिटीजन रिसाइड्स इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 18-19 फॉर 83 डेज। एक्स एक फॉरेन सिटीजन है, वो इंडिया में पिछला साल 83 डेज रहा है। ही स्टे इन इंडिया लास्ट फ्यू ईयर एज फॉलोज। 2003-4 से उसका डिटेल दिया है, 2010-11 तक बता रहे हैं तुमको। हमको 2003-4 से मतलब नहीं है, हमको 10-11 से देखना चालू करना चाहिए। प्रीवियस ईयर 18-19 में वो 83 डेज इंडिया रहा है, मतलब 60 से ज़्यादा रहा है। अब हमको पिछला 7 साल में 365 दिन चेक करना है। तो मेरा पिछला साल क्या, पिछला 7 साल मेरा क्या बनता है, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, नहीं हमको कितना देखना है, लास्ट 4 साल देखना ना, सॉरी 4 साल में वो 365 दिन इंडिया में रहा है कि नहीं। अच्छा है, 17-18 तक का डिटेल है मेरे पास। हाँ ठीक है ठीक है, 3, 4, 4, 5 से लेके पूरा 17-18 तक का डिटेल है मेरे पास। तो देखो मेरा लास्ट 4 प्रीवियस ईयर कौन सा बनता है, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15। हमको ये 4 मिला के देखना है वो 365 दिन इंडिया में रहा है क्या। तो देखो 17-18 में वो 67 डेज इंडिया में रहा है, 16-17 में 15 दिन, 15-16 में 175 दिन, 14-15 में 121 दिन। तो मिला के 365 से ज़्यादा रह रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज से ज़्यादा रहा है, और प्रीवियस के 4 प्रीवियस ईयर मिला के वो 365 दिन से इंडिया में ज़्यादा रहा है, यानी वो इंडियन रेसिडेंट है। और ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी वो भी साबित हो जाएगा। देख लो मेरा 17-18 से 10 साल लिख लिया है लोग पहले, 17-18 से लेके 10 साल मेरा कहाँ तक बनता है, 2008-9 तक। तो वो रेसिडेंट साबित हो रहा है क्या? हाँ सर, वो खाली 2 ईयर में रेसिडेंट साबित नहीं हो रहा है, बाकी सब ईयर में रेसिडेंट साबित हो रहा है। खाली 2 ईयर में वो रेसिडेंट साबित नहीं हो रहा है, बाकी सब ईयर में वो मेरा रेसिडेंट साबित हो रहा है। तो 10 में से 2 साल रेसिडेंट भी साबित हो रहा है, और ये सब डेज अगर हम जोड़ेंगे तो 730 से ज़्यादा ही होगा। तो यानी वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं।
सो ही इज ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा सम्स आपका डेज कैलकुलेशन में आएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरा टाइप के सम के ऊपर। मैं दूसरा टाइप का सम के लिए पहले कुछ डेटा सुन लो, उसके बाद फटाफट दूसरा टाइप का सम स्टार्ट करते हैं। मैं 3 टाइप का आदमी हम लोग के केस में आ गया, मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। ये बात क्लियर है मैम? एवरीवन हियर ये बात क्लियर है? हम लोगों के हाथ में 3 टाइप के आदमी हैं। एक आदमी या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर नॉन रेसिडेंट है। ये बात क्लियर है सबको? मैं स्पेशली आपको, क्योंकि आप पिछला क्लास नहीं थे। हेलो मैम, प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ सर हाँ। तो अब देखो, अब हमको मैं 3 लाइन हम बोल रहे हैं, ये 3 लाइन अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेना। मैं एक आदमी अगर एक्रूड या रिसीव दोनों में से कुछ भी इनकम अगर इंडिया में हो रहा है, तो तीनों टाइप के कंडीशन में आदमी टैक्स देगा, भले ही वो ऑर्डिनरी है, भले ही वो नॉट ऑर्डिनरी है, भले ही वो एनआरआई है। एक्रूड मतलब कमाई कहाँ पे हुआ, सर्विस कहाँ पे दिया वो, और रिसीव मतलब पैसा कहाँ पे हाथ में आया। तो अगर एक्रूड यानी सर्विस इंडिया में दिया है, पैसा फॉरेन में मिला है तो भी इंडिया में टैक्स देगा। सर्विस फॉरेन में दिया है, पैसा इंडिया में मिला है तो भी टैक्स देगा। तीनों कैटेगरी का आदमी। तो एक्रूड और रिसीव्ड दोनों में से कुछ भी इंडिया से हो, इंडिया में टैक्सेबिलिटी होगा। सेकंड कंडीशन, एक्रूड रिसीव दोनों इंडिया के बाहर से है, लेकिन बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है, तो इंडियन आदमी टैक्स देगा। मतलब ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी दोनों इंडिया में टैक्स देगा, एनआरआई नहीं देगा। तीसरा क्राइटेरिया, कंट्रोल भी बाहर, एक्रूड भी बाहर, रिसीव भी बाहर, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी पक्का इंडियन इंडिया में टैक्स देगा, बाकी दोनों नहीं देंगे। हम 3 कंडीशन बोला, एक्रूड या रिसीव दोनों में से कुछ भी इंडिया में हो जाए, तीनों टैक्स देंगे इंडिया में। एक्रूड या रिसीव दोनों इंडिया के बाहर है, लेकिन कंट्रोल बिजनेस का इंडिया से है, तो फिर दोनों इंडियन टैक्स देंगे, एनआरआई नहीं देगा। और अगर एक्रूड, रिसीव, कंट्रोल तीनों इंडिया के बाहर से है, तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी पक्का इंडियन इंडिया में टैक्स देगा, बाकी दोनों नॉट ऑर्डिनरी और एनआरआई नहीं देंगे। मयंक, ये बात क्लियर है? पॉइंट एक बार बोल दीजिए ना सर, कौन सा? लास्ट वाला। मयंक, लास्ट वाला हम बोल रहे हैं, एक्रूड भी बाहर, रिसीव्ड भी बाहर, लेकिन बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है। सॉरी, बिजनेस का कंट्रोल भी बाहर, तीनों चीज बाहर से है, इंडिया के बाहर से है। तो जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो इंडिया में टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी और एनआरआई नहीं देंगे। ठीक है? ठीक है सर। अब देखो एक सम करते हैं इसके ऊपर। राम प्रोवाइड्स यू फॉलोइंग डिटेल ऑफ इनकम, कैलकुलेट द इनकम विच इज लायबल टू बी टैक्स इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 1920, एज्यूमिंग दैट ही इज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ही इज अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और ही इज अ नॉन रेसिडेंट। तो देखो पहले सॉल्यूशन करते हुए क्या कर लिए, तीनों को पर्टिकुलर पर हेडिंग में लिख दिए। अब बोले रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी या एनआरआई, तीनों में से जिस क्राइटेरिया में फॉलो करे टैक्स देगा कि नहीं देगा, एक एक का बात करते हैं। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ यूके, यूके का बॉस सैलरी दे रहे इंडिया में, रिसीव्ड इन इंडिया है, क्या तीनों टैक्स देंगे इंडिया में? मतलब राम अगर ऑर्डिनरी हो या नॉट ऑर्डिनरी हो एनआरआई, तीनों कंडीशन में राम टैक्स देगा? देगा सर, बिल्कुल देगा। तो देखो सॉल्यूशन में तीनों में 1,40,000 लिखा, मतलब तीनों कंडीशन में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस का सेटअप कहाँ पे है? देगा सर। कौन देगा? तीनों केस में वो राम टैक्स देगा कि एक केस में देगा, एक में नहीं देगा, कि 2 में देगा, एक में नहीं देगा? सोच के देखो सर। यहाँ पे नॉन रेसिडेंट नहीं देगा सर, मतलब ऑर्डिनरी और एनआरआई नहीं देगा। हाँ, एनआरआई नहीं देगा, लेकिन सर थर्ड केस नहीं देगा, थर्ड थर्ड केस नहीं देगा, मतलब बाकी दोनों केस देगा। बिल्कुल सही बात है आप लोग का। थर्ड आ गया, चलो। इंटरेस्ट ऑफ ऑन कंपनी डिपॉजिट, तुम कंपनी में एक डिपॉजिट दिया था, वहां से इंटरेस्ट मिला है इन कनाडा, कनाडा का कंपनी है, डिपॉजिट कनाडा में किया है तुम, 1/3 अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया, 1/3 इंडिया में मिला है और बाकी 2/3 उसको कनाडा में मिला है। तो जितना पार्ट इंडिया में मिला उस पर तीनों टैक्स देंगे, और जितना पार्ट कनाडा में मिला उस पर जितना पार्ट 2 देंगे सर, एनआरआई नहीं देगा। बिल्कुल नहीं, दोनों इन, अरे मैं गलती कर गया,
मैं 1/3 पे तीनों टैक्स देंगे क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया, तो देखो 1/3 को तीनों के हैंड में लिखा, लेकिन 2/3 रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। मैं सिर्फ पक्का इंडियन टैक्स देगा क्योंकि देखो पैसा का इंटरेस्ट कहाँ जनरेट कहाँ हो रहा है, कनाडा में, मतलब एक्रूड कहाँ हुआ, कनाडा में, रिसीव्ड कहाँ हुआ, कनाडा में, और कंपनी भी कनाडा का, यानी बिजनेस का कंट्रोल कहाँ से है, कनाडा से। तो सिर्फ पक्का इंडियन टैक्स देगा, बाकी दोनों नहीं देंगे। तो 30,000 का 1/3 यानी 10,000 पे तीनों टैक्स देंगे, बाकी 20,000 पे सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी एनआरआई नहीं देंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2007-8। अच्छा, मैं एक क्राइटेरिया तुमको पढ़ाना भूल गए थे। अगर प्रीवियस ईयर छोड़ के कोई भी और ईयर का पैसा अब इंडिया में भेजा जा रहा है तो तीनों ही टैक्स नहीं देगा। प्रीवियस ईयर छोड़ के अगर और कोई ईयर का पैसा इंडिया में रेमिट किया जा रहा है तो इंडिया में कोई टैक्स नहीं देगा। तो यहाँ वाला कंडीशन देखो, प्रॉफिट फॉर 2007-8 फ्रॉम अ बिजनेस इन टोक्यो रेमिटेड टू इंडिया। 7-8 का कमाई का पैसा अब इंडिया में भेजा जा रहा है, तीनों ही इंडिया में टैक्स नहीं देंगे। तो देखो 2 लाख के लिए तीनों में नील लिखा गया, तो टोटल 4 कंडीशन बनता है। मैं नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूएसए। एक प्रॉपर्टी है वो इंडिया में है, मान लो एक रूम है जो इंडिया में भाड़ा पे दिया हुआ है और उसका पैसा उसको यूएसए में मिल रहा है, तो कौन टैक्स देगा और कौन नहीं देगा? सर उसको यूएस में टैक्स देना पड़ेगा शायद। हमको यूएस से मतलब नहीं है जयदीप, हमको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? राम अगर नहीं ऑर्डिनरी देना पड़ेगा सर। राम अगर ऑर्डिनरी होता, नाम अगर नॉट ऑर्डिनरी होता, राम अगर एनआरआई होता, तीनों में से सर। किस क्राइटेरिया में इंडिया में नहीं देगा? बोलो बैंक। सर लास्ट वाला शायद एनआरआई नहीं देगा ही। अच्छा, और जयदीप क्या बोलो, कोई कंडीशन में नहीं देगा? नहीं सर, नहीं देगा। आप लोग दोनों गलती कर गए। पैसा रिसीव कहाँ हुआ है? प्रॉपर्टी एक्रूड कहाँ हुआ है? एक्रूड सर एक्रूड यहाँ पे है। तो हम क्या बोले थे जयदीप, मेरा पहला कंडीशन क्या है? एक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया, दोनों में से कुछ भी इंडिया से हो, टैक्सेबिलिटी इंडिया में आ जाएगा। हाँ सर। पहला ही कंडीशन ये है ना जयदीप, एक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया, दोनों में से एक भी इंडिया से हो रहा है, हर आदमी को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन। तो यानी इस 45,000 पे तीनों टैक्स देंगे। देखो तीनों में लिखा है, क्लियर है मयंक? हाँ सर। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन। तो एक्रूड कहाँ हो रहा है पैसा? लंदन में, बट रिसीव्ड इन दिल्ली। लेकिन रिसीव कहाँ हो रहा है? दिल्ली में, मतलब इंडिया में। तो एक्रूड या रिसीव दोनों में से कुछ भी इंडिया में हो तो इंडिया में तीनों आदमी टैक्स देंगे हाँ सर, पिछला वाला केस ही रिपीट हुआ है। ना, उल्टा हो गया। पिछला वाला में एक्रूड इंडिया में हो गया था लेकिन रिसीव फॉरेन में हुआ था। यहाँ पे रिसीव इंडिया में हो गया, एक्रूड फॉरेन में हुआ था। लंदन में प्रॉपर्टी है तो इसका इनकम जनरेट कहाँ हुआ? लंदन में, लेकिन रिसीव कहाँ हुआ? इंडिया में। हम बोले दोनों में से एक भी चीज इंडिया में हो गया, एक्रूड या रिसीव्ड, तो तीनों आदमी को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। और दोनों बाहर से हो लेकिन कंट्रोल इंडिया से आ जाए तो दोनों इंडियन टैक्स देंगे, और सब कुछ बाहर से हो तो पक्का इंडियन टैक्स देगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखो, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन कनाडा। प्रॉपर्टी लंदन में है जिससे इनकम जनरेट हो रहा है यानी एक्रूड हो रहा है, और प्रॉपर्टी कनाडा में है। सर किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा सर। जॉय, अगेन यू आर डूइंग ब्लंडर। पक्का इंडिया। पक्का इंडियन सर देगा जॉय। एक्रूड भी नहीं है और सर रिसीव भी नहीं हाँ, हुआ तो इंडिया। अगला में देखो हम क्या बोला था, एक्रूड रिसीव्ड और कंट्रोल सब भी बाहर से हो तो भी पक्का इंडियन तो इंडिया में टैक्स देगा। मेरा थर्ड क्राइटेरिया क्या है जयदीप? एक मिनट रुको, तुम ना सब कुछ मिक्स करो। पहला क्राइटेरिया है एक्रूड या रिसीव दोनों में से कुछ भी इंडिया से हो जाए इंडिया में टैक्स देगा। दूसरा क्राइटेरिया है जयदीप कि एक्रूड रिसीव दोनों बाहर हुआ लेकिन बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से होता तो दोनों इंडियन टैक्स देते, एनआरआई नहीं देता। और अब जयदीप आखिरी कंडीशन, एक्रूड रिसीव्ड सब बाहर से, कंट्रोल भी बाहर से, तो भी वो पक्का इंडियन इंडिया में टैक्स देगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया में टैक्स देगा। क्लियर है? हाँ। तो यानी 2.5 लाख के ऊपर से पक्का इंडियन इंडिया में टैक्स देगा।
ऑर्डिनरी। आखिरी, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन जाम्बिया एंड कंट्रोल फ्रॉम टर्की। मतलब इनकम एक्रूड जाम्बिया में हुआ, रिसीव जाम्बिया में हुआ, और बिजनेस का कंट्रोल कहां से है? टर्की से। यानी ऑर्डिनरी सर, इंडियन टैक्स देगा, बाकी दोनों पक्का नहीं देगा, देगा। पक्का। हाँ पक्का इंडियन देगा, बाकी नहीं देगा। तो देख लो 10,000 पे सिर्फ ऑर्डिनरी दिया, बाकी दोनों नहीं दिया। यानी अगर राम पक्का इंडियन होता तो उसका इनकम कहलाता 7,35,000। राम अगर इंडियन तो है लेकिन पक्का इंडियन नहीं है तो उसका इनकम होता 4,55,000। और राम अगर एनआरआई होता तो इंडिया में उसका इनकम माना जाता 4,45,000। इज दिस क्लियर टू यू ऑल?